हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड विक्टोरियन और प्री एलिजाबेथन और एलिजाबेथन टाइम पीरियड में जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुई थी उनके ऊपर कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। मार्लो इज प्ले टिम्बरलेन द ग्रेट वाज बेस्ड लूजली ऑन द लाइफ ऑफ विच एशियन रूलर। मतलब ये है कि टिम्बरलेन द ग्रेट नाम का इसका एक प्ले है जो कि एशियन रूलर पे डिपेंड है, उसका नाम पूछा गया है। तो वो था तैमूर। तैमूर द लंग जिसको बोलते हैं। आज बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। टिम्बरलेन द ग्रेट इज ए प्ले इन टू पार्ट्स में एक प्ले है बाय क्रिस्टोफर मार्लो। इट इज लूजली बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ द सेंट्रल एशिया एम्पायर। सेंट्रल एशिया का, मध्य एशिया का एक राजा था जिसका नाम था टिम्बरलेन तैमूर द लेम। ठीक है फ्रेंड्स। और ये रिटर्न कब हुआ था? 1587 में या 1588 में। द प्ले इज ए माइलस्टोन इन एलिजाबेथन पब्लिक ड्रामा। और ये काफी फेमस प्ले है क्रिस्टोफर मार्लो का। नेक्स्ट बात करते हैं। इन मार्लोस प्ले व्हाट वाज द नेम ऑफ जू ऑफ माल्टा। जू ऑफ माल्टा है, उसका नाम उसके प्ले में क्या है? तो उसका नाम था बाराबोस। बाराबोस है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द जू ऑफ माल्टा, इसका फुल टाइटल है द फेमस ट्रेजेडी ऑफ द रिच जू ऑफ माल्टा इज ए प्ले बाय क्रिस्टोफर मार्लो रिटन इन 1589 और 1590। द प्लॉट प्राइमरली रिवॉल्व्स अराउंड ए मेल्टिस जेविश मर्चेंट नेम्ड बारबोस। बारबोस नाम का एक मर्चेंट है, उसके ऊपर ये स्टोरी, ये प्लॉट डिपेंड है। कौन सी स्टोरी का? द जू ऑफ माल्टा। और ये लिखा किसके द्वारा है? क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं। मार्लोस पोएम द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव बिगिंस विद द लाइन कम लिव विद मी एंड बी माई लव। मार्लो की एक पोएम है जिसका नाम है पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव और वो पहली लाइन से शुरू होती है कम लिव विद मी एंड बी माई लव। विच इंग्लिश ऑथर रोट ए फेमस पोएम बिगिनिंग विद द सेम लाइन। इसी लाइन से शुरू होने वाली किस एक राइटर ने यही पोएम लिखी है? तो उसका नाम है जॉन डन। जॉन डन की पोएम है द बैट और इसकी फेमस लाइन यही है जॉन डन की, कम लिव विद मी एंड बी माई लव द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव बाय क्रिस्टोफर मार्लो। ये तो हमने देख ही लिया कि क्रिस्टोफर मार्लो की लिखी हुई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं। विच ऑफ दीज किंग्स वाज द सब्जेक्ट ऑफ ए प्ले बाय मार्लो। मार्लो ने एक प्ले लिखा है जिसका सब्जेक्ट है एक किंग है, तो वो है एडवर्ड सेकंड। हम बात करते हैं ये एक हिस्टोरिकल प्ले है बाय क्रिस्टोफर मार्लो। नेक्स्ट हम बात करते हैं। वन ऑफ मार्लोस मोस्ट फेमस पोएम्स वाज एन अकाउंट ऑफ विच लवर्स। मार्लो की एक फेमस पोइम है जो कि एक लवर्स का अकाउंट है, तो ये था हीरो एंड लिंडर। हीरो एंड लिंडर इज ए पोइम बाय क्रिस्टोफर मार्लो दैट रिटेल्स द ग्रीक मिथ ऑफ हीरो एंड लिंडर। ये ग्रीक मिथ है हीरो एंड लिंडर की। आफ्टर मार्लोज अनटाइमली डेथ इट वाज कंप्लीटेड बाय जॉर्ज चैपमैन। इसकी खास बात ये भी है फ्रेंड्स है, हीरो एंड लिंडर है वो जॉर्ज चैपमैन की कंपोज की हुई है, कंप्लीट की हुई है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। वन ऑफ मार्लोज अर्लीस्ट पब्लिश्ड वर्क्स वाज हिज ट्रांसलेशन ऑफ द एपिक पोएम फारसालिया। फारसालिया उसकी एक एपिक पोएम है, किसकी? मार्लो की ट्रांसलेशन की हुई। ठीक है। रिटन बाय विच रोमन पोइट। रोमन पोइट का नाम पूछा किसके द्वारा लिखी, तो उसका नाम था लुकन। तो फ्रेंड्स जान लेते हैं कि लुकन कौन था। मार्कस एनियोस लुकनस, बेटर नोन एज इंग्लिश एज लुकन, जिसको लुकन के नाम से जानता था, वाज ए रोमन पोइट। ही वाज रिगार्डेड एज वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग फिगर्स ऑफ द इंपीरियल लेटिन पीरियड। लेटिन पीरियड का रोमन पोइट था वो। नोन एज पर्टिकुलर फॉर हिज एपिक फारसेलिया। फारसेलिया उसका एपिक था और इसी के ट्रांसलेशन मार्लो ने किया था और इसका राइटर था लुकन। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। इन द टाइटल ऑफ मार्लोज प्ले ऑफ वेयर वाज डिडो द क्वीन। डिडो द क्वीन है वो कहाँ थी टाइटल में? तो इसका आंसर है कार्थेज। जान लेते हैं कि कार्थेज कौन था। डिडो क्वीन ऑफ कार्थेज इन फुल द ट्रेजेडी ऑफ डिडो
क्वीन ऑफ कार्थेज, प्ले इन 5 एक्ट्स। ये एक ट्रेजेडी का नाम है, ट्रेजेडी ऑफ डिडो, क्वीन ऑफ कार्थेज। ये 5 एक्ट्स की प्ले है क्रिस्टोफर मार्लो का। एंड थॉमस नैश है, ये दोनों का लिखा हुआ है, मतलब ये कोलैबोरेशन में लिखा हुआ है क्रिस्टोफर मार्लो थॉमस नैश का। 1594 में ये पब्लिश हुआ था। The play is based on the story of Dido and Aeneas as told in the 4th book of Virgil's Aeneid। वर्जिल की जो बुक है ना एनियाड है, उसमें जैसे टोल्ड की गई है वैसे एक स्टोरी है किसकी, डिडो और एनीस की है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं What was the title of the play by Marlowe that portrayed the events surrounding the Saint Bartholomew de Mestre in 1572। तो इसके ऊपर है ना जो ये सेंट बर्थोलोमेव मेसरी है, इस पे एक पोएम लिखी है मार्लो ने, उसका टाइटल पूछा है। तो इसका टाइटल है ये द मेसरी एट कोपेनहेगन। ये क्या था हम इस पे डिस्कस करते हैं। द मेसरी एट पेरिस इज एन एलिजाबेथन प्ले बाय द इंग्लिश ड्रामेटिस्ट क्रिस्टोफर मार्लो। ठीक है, ये इसकी बुक का टाइटल था। ये लिखा गया था 1593 में। एंड ए रेस्टोरेशन ड्रामा बाय नाथालियन ली, द लेटर चीफली रिमेम्बर्ड फॉर ए सॉन्ग बाय हेनरी पार्सेल। पार्सेल के द्वारा एक सॉन्ग भी था, इसके ऊपर भी यह जाना जाता है। बोथ कंसर्न द सेंट बार्थोलोमेव डे मेसरी विच टुक प्लेस इन 1572, जो कि पेरिस में पड़ता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ मनी ईयर्स ऑफ हैप्पीनेस वाज डॉक्टर फास्टस प्रॉमिस्ड द डेविल। डॉक्टर फास्टस अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बहुत कुछ पीछे छूट गया फ्रेंड्स, क्योंकि डॉक्टर फास्टस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टोफर मार्लो की एक प्ले है। डॉक्टर फास्टस ने अपनी सोल को बेच दिया था 24 ईयर्स के लिए, किसको, डेविल को। ठीक है, तो ये प्रॉमिस पूछा है तो ये 24 ईयर्स का था। The tragical history of the life and death of Dr. Faustus, commonly referred to simply as Dr. Faustus, is an Elizabethan tragedy by Christopher Marlowe, based on German stories about the title character Faust। Faust नाम का कोई जर्मन कैरेक्टर है, उसकी स्टोरी पे ये डिपेंड था। ठीक है, The Northern Renaissance differed from the Italian Renaissance। जो नॉर्थन रिनेसांस था वो इटालियन रिनेसांस से किस प्रकार डिफरेंट था। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स ग्रोथ ऑफ रिलीजियस एक्टिविटी अमंग कॉमन पीपल। ये बहुत बार पूछा गया है, जान लेते हैं ये क्या था। द इटालियन रिनेसांस वाज ए पीरियड इन इटालियन हिस्ट्री कवरिंग द 15th and 16th सेंचुरी। ठीक है, और रिनेसांस था वो इटली से ही शुरू हुआ था, इटली के शहर फ्लोरेंस से। आगे जानते हैं एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द रिनेसांस वाज एन एम्फेसिस ऑन द लिटरेचर ऑफ ग्रीस एंड रोम। क्योंकि रिनेसांस में रीवर्कनिंग किसकी थी, वो लिटरेचर की थी, वो एंशिएंट लिटरेचर की थी। द रिनेसांस वाज ए फर्वेंट पीरियड ऑफ यूरोपियन कल्चर, मतलब इसका पीरियड था यूरोपियन कल्चर, आर्टिस्ट, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रीबर्थ फॉलोइंग द मिडल एजेस, जनरली डिस्क्राइब्ड एज टेकिंग प्लेस फ्रॉम द 14th century to the 17th century। Renaissance promoted the rediscovery of classical philosophy, literature and art। तो ये सारा ग्रीक और रोमन थे ना जो, उन्हीं का लिटरेचर इन लोगों ने रीडिस्कवर किया था। नेक्स्ट बात करते हैं द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म वाज पेट्रार्क। पेट्रार्क एक इटली का फेमस आर्टिस्ट था, पेंटर था और राइटर था। इसका नाम पूरा था फ्रांसिस्को पेट्रार्क, कॉमनली नोन एज पेट्रार्क, वाज ए स्कॉलर एंड ए पोएट ऑफ अर्ली रेनेसांस इटली एंड वन ऑफ अर्लीस्ट ह्यूमनिस्ट्स। नेक्स्ट बात करते हैं द प्रिंस है। प्रिंस बुक है वो मैकियावेली की लिखी हुई है। वाज रिटन टू गेन फेवर ऑफ, किनका पक्ष लेने के लिए लिखी गई थी, तो इनक्विजिशन का पक्ष लेने के लिए। इनक्विजिशन किस प्रकार किया जा सकता है, ये बुक है ना, एक पॉलिटिकल बुक है। The Prince is a 16th century political treatise written by Italian diplomat and political theorist Niccolo Machiavelli as an instruction guide for new princes and royals। इनके लिए गाइड था भी आप लोग कैसे करोगे। ए शॉर्ट ट्रीटाइज ऑन हाउ टू एक्वायर पावर, क्रिएट स्टेट एंड कीप इट। तो इन तीनों चीजों के लिए, 3 थिंग्स के लिए ये गाइड था। इक्विजिशन कैसे करनी है, इनक्विजिशन, इसके लिए ट्रीटाइज था।
हु लॉस्ट द मोस्ट पावर ड्यूरिंग द रिनेसा, रिनेसा में सबसे ज्यादा पावर किसने खोई थी? तो जाहिर सी बात है चर्च ने खोई थी। इसका अर्थ है कैथोलिक चर्च, क्योंकि लोग चर्च जो पाप विमोचन पत्र थे वो चर्च ऐसे ही बेचे जा रहे थे। रिनेसा में ये बहुत ज्यादा हो गया था, लोग जागरूक हो गए थे, तो इसको रिडेम्पशन कार्ड थे उनको बेचने का काम बंद हो गया, चर्च के ऊपर प्रतिबंध लगे। बाय द लेट मिडिल एजेस टू मेजर प्रॉब्लम्स वर वीकनिंग द रोमन कैथोलिक चर्च। दो मेजर प्रॉब्लम थी। द फर्स्ट वाज वर्ल्डलीनेस एंड करप्शन विद इन द चर्च। पहला तो करप्शन ही था, वर्ल्डलीनेस तो नाम मात्र का था, करप्शन ज्यादा था। सेकंड वाज पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पोप एंड यूरोपियन मोनार्क्स। जो पोप थे चर्चेज के उनके बीच में और मोनार्क्स के बीच में, जो राजतंत्र थे राजा थे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट था ना, वो भी एक इसका मेजर कारण था। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स वाज नॉट यूज्ड इन द रिनेसां आर्ट। तो रिनेसां आर्ट में अब्स्ट्रक्शन का यूज नहीं हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, हु इज कंसिडर्ड एज द मॉडल ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द रिनेसां। लोगों का मॉडल किसको माना गया था? तो रोमन और ग्रीक लोग थे जिनको मॉडल माना गया था। द पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए रीबर्थ अमंग इंग्लिश एलाइट क्लासेस, लर्निंग, रीडिस्कवरी ऑफ एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन ऑथर्स एंड ए रिकवरी ऑफ एंशिएंट ग्रीक स्पिरिट ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी। तो ये था इसका निचोड़। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवर्ड किंग, ए माइनर पोएट, ये पोएट भी था, एंड ए कंटेम्परेरी ऑफ मिल्टन्स कैम्ब्रिज, वाज ड्राउन्ड एट ए सी इन 1637, जो डूब गया था 37 में सी में। मिल्टन रोट एन एलेजी फॉर हिम, मिल्टन ने उसके लिए एक एलेजी लिखी थी। व्हाट वाज द टाइटल ऑफ दिस एलेजी? तो इसका नाम लिसिडस था फ्रेंड्स। ये काफी फेमस एलेजी है मिल्टन की। रिटन बाय मिल्टन, लिसिडस इज ए पास्टोरल एलेजी, पास्टोरल एलेजी है, एलेजी का एक टाइप होती है पास्टोरल। हिज कैम्ब्रिज फ्रेंड, कैम्ब्रिज क्लासमेट एडवर्ड किंग के ऊपर, इसको किंग जूनियर भी कहा जाता है, कई जगह इसको माइनर जूनियर भी लिख जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, द 20th century has been less kind to his memory. T.S. Eliot found his imagery distracting and considered his work not serious poetry. But it was another critic who accused him of callousness to the instincts nature of English. Who, ये कौन था जिसने ये कहा था? टी.एस. इलियट के बारे में एक बात तो ये तय थी कि टी.एस. इलियट ने कैलसनेस बहुत दिखाई थी इंग्लिश पोइट्री में, क्योंकि टी.एस. इलियट ने द वेस्टलैंड या फोर क्वार्टर्स होगी या लव सॉन्ग फॉर प्रोफ्रेक ऐसी पोएम्स हैं। तो F.R. लीविस थे जिन्होंने ये लाइन लिखी थी, ये कैलसनेस टू द इंस्टिंक्टिव नेचर ऑफ इंग्लिश। तो जान लेते हैं फ्रैंक रेमंड, जिसको F.R. लेविस वाज एन इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिक ऑफ द अर्ली मिड 20th century। ठीक है, F.R. लेविस किसको कहते हैं? फ्रैंक रेमंड लेविस को। नेक्स्ट बात करते हैं, इन 1634 मिल्टन रोट ए मास्क, मिल्टन ने एक मास्क लिखा था। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट मास्क? इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था कैम्स। मास्क क्या होती थी? मास्क उस जमाने में मुकोटा होता है, लेकिन मुकोटे के रूप में जो इंटरटेनमेंट होता था कोर्ट में, उसको मास्क बोला जाता था। कैम्स इज ए मास्क इन ऑनर ऑफ चेस्टिटी, चेस्टिटी के ऑनर में लिखा गया एक मास्क है बाय मिल्टन। मिल्टन, thou shouldst be living in this hour. England has need of thee. Indeed, but who is it? Who was it summoning his ghost? तो ये जो पोएम है ना, ये किसने लिखी है इसका पूछा है। तो ये वर्ड्सवर्थ ने पोएम लिखी है, लंदन 1802। ये जो पोएम बाय लंदन, और ये उसकी पहली लाइन है जो हमने भी पढ़ी है ये। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, एज वेल एज पोएट्री मिल्टन पब्लिश्ड एक्सटेंसिवली ऑन पॉलिटिक्स, फिलोसफी एंड रिलीजन। पोएट्री के अलावा मिल्टन ने पॉलिटिक्स, फिलोसफी और रिलीजन भी लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ऑफ हिज वर्क्स? उसका एक वर्क नहीं है। तो ये प्रैक्टिकल एग्जोर्सिज्म है ना, ये उसका वर्क नहीं है, बाकी उसके फील्ड में थे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वाज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन? तो एब्सल एंड एक्टोफिल है, ये जॉन ड्राइडन की एक इलेग्रिकल पोएम है। ठीक है,
ये पॉलिटिकल इलेगरी है, बहुत फेमस है जॉन ड्राइडन की, ये नहीं पढ़ी है तो पढ़ना चाहिए आपको। विच स्कूल डिड मिल्टन अटेंड, मिल्टन ने कौन सा स्कूल अटेंड किया था, बहुत बार पूछा गया है, सेंट पॉल स्कूल में था वो। थॉमस मोर्स यूटोपिया प्लेस्ड द ब्लेम फॉर सोसाइटीज प्रॉब्लम्स, मतलब सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए उसने किसको ब्लेम किया है, तो उसने सोसाइटी इटसेल्फ को ब्लेम किया है। इट इज ए वर्क ऑफ फिक्शन एंड सोशियो पोलिटिकल स्टाइल बाय थॉमस मोर, रिटन इन लैटिन, लैटिन में लिखा गया था, ये बहुत बार पूछा गया कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था। ये सोशियो पोलिटिकल स्टाइल है थॉमस मोर्स यूटोपिया। विच वॉज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिनेसा, रिनेसा की एक कैरेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं थी, तो इसका था इंश्योरेंस प्रोग्राम थे, उनकी डेवलपमेंट की कोई हमें सूचना नहीं मिलती। बाकी इंडिविजुअलिटी, नेशनलिटी और ये ओलिगार्कीज, ये सारी चीजें ना ये बड़ी थी। रिनेसा थिंकर्स आर्ग्यूड दैट वुमेन शुड बी एजुकेटेड, वुमेन्स को एजुकेट किया जाना चाहिए, किसके लिए, कन्फाइंड सोलली टू म्यूजिक, डांसिंग एंड निटिंग, इन चीजों के लिए वुमेन को एजुकेशन दी जानी चाहिए। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हु ट्रांसलेटेड द न्यू टेस्टामेंट इनटू जर्मन फॉर द फर्स्ट टाइम। न्यू टेस्टामेंट थी बाइबल की नया वर्जन, तो ये मार्टिन लूथर ने चेंज किया था काफी स्ट्रगल के बाद में। द लूथर बाइबल बोला जाता है इसको, कई बार इसको लूथर बाइबल भी बोला जाता है। इज जर्मन लैंग्वेज बाइबल ट्रांसलेटेड फ्रॉम लैटिन सोर्सेज बाय मार्टिन लूथर। उटोपिया वाज रिटन बाय थॉमस मोर। उटोपिया क्या होता है, एक आइडियलिटिकल सिचुएशन होती है सोसाइटी में जो पॉसिबल न हो, मतलब सब कुछ है साझा हो, ऐसी व्यवस्था बनना मुश्किल होता है। व्हाट स्पार्क्ड रिनेसा, रिनेसा को चिंगारियां कहाँ से मिली, तो ये पहला ही सिस्टम था, द फ्यूडल सिस्टम वाज कोलैप्सिंग, फ्यूडल सिस्टम था वो गिर रहा था, कमजोर पड़ रहा था, वो इसको स्पार्क देते हैं। नेक्स्ट, द वर्ड रिनेसा मीन्स रीबर्थ ऑफ लर्निंग और नॉलेज, रीबर्थ और रीअवेकनिंग ऑफ एंशिएंट नॉलेज एंड लर्निंग। द टर्म रिनेसा वाज फर्स्ट prominently used by the French historian Julius Michelet। Julius Michelet ने इसको पहली बार 1858 में यूज किया था। And it was set a bronze 2 years later by Jacob Burckhardt when he published his great book The Civilization of the Renaissance Italy। तो जेकोब बर्कहार्ट ने भी इसको पब्लिश किया था एक बुक के रूप में, और उसके बाद में रिनेसा एक इस्टेब्लिश्ड हुआ टर्म माना गया। इन वट कंट्री डिड रिनेसा बिगिन, तो रिनेसा इटली से शुरू हुआ था फ्रेंड्स। बात करते हैं, रिनेसा स्टार्टेड इन फ्लोरेंस इटली, ए प्लेस विद द रिच कल्चरल हिस्ट्री वेयर वेल्दी सिटीजन्स कुड अफोर्ड टू सपोर्ट बडिंग आर्टिस्ट, मतलब नए नए जो आर्टिस्ट पैदा हो रहे थे, जो कलाकार थे, चाहे वो पोइट्री में हो चाहे वो पेंटिंग में, उन सबको सपोर्ट कर सकते थे, वेल्दी सिटीजन्स थे वहां पे। नेक्स्ट था, मिल्टन वाज 34 व्हेन ही मैरिड मैरी पॉवेल। मैरी पॉवेल नाम की एक लड़की से उसने शादी की जब वो 34 का था। पूछा यहाँ पे हाउ ओल्ड वाज सी, वो कितने साल की थी, तो वो 17 ईयर की थी ओनली। मैरिड मैरी पॉवेल इन 1642, 1642 में उससे शादी की थी, लेकिन सेटिस्फेक्शन न हुआ उनकी कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से वो दोनों क्या अलग हो गए, तो उसकी पत्नी उसको छोड़ के चली गई अपने फादर के पास, डेजर्टेड बाय हिज वाइफ। नेक्स्ट बात करते हैं, मिल्टन कब बोर्न हुआ था, तो 1608 में ये बोर्न हुआ था। विच ऑफ दीज वर्ड्स डिड मिल्टन नॉट कॉइंड, मिल्टन ने कौन से शब्द का आविष्कार नहीं किया, तो ये था ब्लेंटेंट, और बाकी जो वर्ड है ना वो सारे आपको पैराडाइज लॉस्ट में मिलेंगे। अगर आपने पैराडाइज लॉस्ट नहीं पढ़ी है तो पढ़ लें इसको फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिल्टन कंटिन्यूड हिज स्टडीज एट कैम्ब्रिज, विच कॉलेज ऑफ द यूनिवर्सिटी डिड ही अटेंड, कौन सा कॉलेज और यूनिवर्सिटी उसने अटेंड किया था अपने स्टडी कैम्ब्रिज में करने के लिए थे, तो क्राइस्ट कॉलेज उसका स्कूल था, कॉलेज था। व्हेन डिड मिल्टन डाई, मिल्टन डाइड कब हुआ था, तो 1674 में इसकी डेथ हो गई थी। और पूछा है कि मिल्टन को बरीड कहाँ किया गया था, तो इसको लंदन में बरी किया गया था। इन 1638 एंड 1639 मिल्टन ट्रेवल्ड अब्रॉड, इन विच कंट्री डिड ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम, इन 2 सालों में वो बाहर गया था घूमने के लिए, तो कहाँ पे उसने सबसे ज्यादा समय बिताया था, तो ये बिताया था उसने इटली में।
हाउ मनी टाइम्स डिड मिल्टन मैरी, मिल्टन ने कितनी बार शादी की थी, तो इसका आंसर है 3 टाइम्स उसने मैरी की थी। वट आर द बिगनिंग एंड एंडिंग डेट्स ऑफ द एलिजाबेथन एज, एलिजाबेथन एज की बिगनिंग और एंडिंग डेट मोटा मोटा क्या थी, तो फ्रेंड्स ये थी 1558 टू 1603। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द टावर ऑफ लंदन यूज्ड फॉर द एलिजाबेथन एज, एलिजाबेथन एज के लिए टावर ऑफ लंदन क्या था, तो ये एक प्रिजन था, उस जमाने में एक प्रिजन के रूप में इसको माना गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिजाबेथन रेन, एलिजाबेथ जो महारानी है, रेन वाज लॉन्गर देन दैट ऑफ एनी अदर ट्यूडोर, ट्यूडोर इनके राजवंश का नाम था। व्हेन शी डाइड एट द एज ऑफ 69 इन 1603, हाउ मेनी इयर्स हैड शी रेन्ड, कितने साल तक उसने शासन किया, तो ये था 45 इयर्स तक। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, मैरिज वाज ए सोशल ऑब्लिगेशन एंड फॉर मेनी फैमिलीज टॉपिक ऑफ ऑब्सेशन। बेथरोथ्स वर ऑफन अरेंज्ड बाय पेरेंट्स, जोड़े कई बार तो पेरेंट्स के द्वारा अरेंज कर दिए जाते थे, स्पेशली फॉर द हाई क्लास। वट क्राइटेरियन वाज कंसिडर्ड द लीस्ट इंपॉर्टेंट इन डिसाइडिंग अपॉन ए सूटेबल मैच, तो उस जमाने में देखो फ्रेंड्स उसका बेस था वो लव था, रिच क्लास में, हाई क्लास में, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं, विच कंट्री बिलीव्ड इट हैड एन इनविंसिबल आर्मडा बिफोर 1588 में, तो ये स्पेन में था, इनविंसिबल आर्मडा बिलीव्ड ये माना जाता था। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, व्हाट ईयर डिड इंग्लैंड एंड स्पेन फोर्ट ए फेमस सी बैटल, कौन से साल में सी बैटल हुआ था इंग्लैंड और स्पेन के बीच में, तो इसका आंसर है 1588 में। व्हाट चर्च डिड एलिजाबेथ फर्स्ट इस्टेब्लिश और री एस्टेब्लिश बाय लॉ इन इंग्लैंड ड्यूरिंग हर रेन, तो इसने एक चर्च की स्टैब्लिशमेंट की थी, उसका नाम था एंग्लिकन चर्च। एलिजाबेथन्स वर नोटोरियसली सुपरस्टिशियस, वो अंधविश्वासी थे। दे फियर्ड विचेस, डरते थे विचेस से। बिलीव्ड इन मैजिकल एनिमल्स, सोट गुड लक चार्म्स। व्हाट साइंस डिड दे यूटिलाइज इन ट्राइंग टू प्रेडिक्ट एंड कंट्रोल द फ्यूचर एंड, तो इसका मतलब था एस्ट्रोलॉजी, मतलब कौन सा साइंस वो यूज करते थे, तो वो था एस्ट्रोलॉजी, ठीक है फ्रेंड्स। अपने जो यूटिलाइज करते थे ना, प्रेडिक्ट और कंट्रोल करते थे फ्यूचर को, तो वो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी यूज करते थे, मतलब अंधविश्वासी ज्यादा थे। व्हाट टाइप ऑफ नॉन राइम्ड पोइट्री डिड क्रिस्टोफर मार्लो पाइनियर, क्रिस्टोफर मार्लो ने एक नॉन राइम्ड पोइट्री की स्टैब्लिशमेंट की थी, पाइनियर किया था उसको, उसका नाम था ब्लैंक वर्स, खाली काव्य, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स मोस्ट फैसिनेटेड एलिजाबेथ, एलिजाबेथ जो महारानी थी उसको कौन सी डिसिप्लिन, कौन सा एरिया था वो ज्यादा पसंद आया, तो वो था एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी की डिमांड थी उस वक्त। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।